क्या संघर्ष आपने देखा कांग्रेस पार्टी का कि आपने कांग्रेस की सदस्यता ली? तो मुझसे मुलाकात की थी प्रियंका गांधी जी ने चुनाव प्रचार में 3 घंटे मेरी नेता मेरे लिए रोड शो करके गई हैं कि मेरी नेता मेरे लिए इतना संघर्ष करके गई हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। शूटिंग में और कहाँ आपने खेला और कहाँ जो गोल्ड मेडल जीता? शूटिंग में मैंने 4 बार नेशनल खेला हुआ है, प्री नेशनल भी बहुत बार खेले हैं, स्टेट भी खेला है। मैं अदर स्टेट में उत्तराखंड से भी ट्रैप खेली हुई हूँ। जब किसान आंदोलन की तरफ मैं रुख मोड़ता हूँ तो राकेश टिकैत के साथ आपकी बातचीत किस तरीके की रही? किसान आंदोलन की अगर मैं बात करूं, इस संघर्ष को, इस सफर को मैंने अपने अकेले तय किया है। अगर मेरी जगह कोई और लड़की होती तो हो सकता आत्महत्या ही कर लेती। एक प्रकरण हुआ था जब मंच से आपको नीचे उतार दिया गया था, उसके बाद वो प्रकरण पूरा क्या था? जब किसान नेता और वो भी एक बुलंदशहर से, वो भी लड़की इतनी कम उम्र की, क्योंकि उन्होंने अपना जलना शुरू रखा, मैंने अपना जलवा कायम हमेशा रखा है। और झांसी की रानी ने कोई मंच नहीं बनाया था, हम लोगों ने उनको पढ़ा है। सपना चौधरी की आप बाउंसर रहे हैं, उसमें वो किस्सा क्या है? मतलब आपकी क्या जॉब थी वो? सपना जी का भी मेरे लिए बड़ा अच्छा सपोर्ट रहा है। पूनम पंडित कब शादी करने वाली हैं, उसको लेकर काफी तो घूम फिर करके बात आ गई ना कि लॉकडाउन लग गया, मोदी जी ने लॉकडाउन लगा दिया, सोनिया जी ने उस पद को छोड़ा है। तब मनमोहन सिंह जी की काबिलियत पे उनको प्रधानमंत्री बनाया था। 180-90 लोगों की टीम को लेकर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान को पूरा किया। ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनका अपमान कर रहे हैं। क्या देश के प्रधानमंत्री इस अपमान के लिए माफी मांगेंगे? नरेंद्र मोदी जी। स्मृति ईरानी बड़ी जोर जोर से चिल्ला के बोलती थी, माफी मांगे सोनिया जी, माफी मांगे सोनिया जी। अब माफी मांगेंगे? क्या योगी आदित्यनाथ की राजनीति काबिल है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के? जब बात बेटियों की आती है तो योगी जी कहाँ चले जाते हैं? राहुल गांधी अभी तक राम मंदिर नहीं गए, प्रियंका गांधी अभी तक राम मंदिर नहीं गए। जब उनका मन होगा वो चले जाएंगे। आपके बुलाने से आपका नौकर नहीं है कोई कि आपके बुलाने से कोई आ जाएगा। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा पहला पॉडकास्ट द एक्टिविस्ट संदीप। साथियों आज मेरे साथ जो शख्सियत हैं वो एक खिलाड़ी हैं, वो एक नेता हैं, किसान आंदोलनकारी हैं और तमाम जो यूट्यूबर पर वीडियो आपने देखे होंगे और एक बड़ी शख्सियत हैं। साथियों बुलंदशहर के इस्माइलपुर में जन्मी पूनम पंडित जी आज मेरे साथ आई हैं। बहुत बहुत स्वागत है पूनम पंडित जी आपका। मैं आपको बताना चाहूँगा, तमाम जो किसान आंदोलन में आपने वीडियो वायरल होते हुए देखे, किसान आंदोलन के अंदर जो भूमिका देखी पूनम पंडित जी की, उसमें बहुत अहम भूमिका थी और कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी रही हैं और कांग्रेस के सिंबल पर इन्होंने चुनाव मजबूती से लड़ा। बुलंदशहर की रहने वाली हैं। तो पूनम पंडित जी कैसा रहा आपका पूरा जीवन का जो परिचय है बुलंदशहर के इस्माइलपुर से निकलकर जब आपने शुरुआत की संघर्ष की, क्या क्या कठिनाई आपको देखने को मिली? सफ़र थोड़ा लंबा था और लंबे से भी ज़्यादा वो कठिन था, क्योंकि एक तो गांव हो गया, गाँवों में हमारे भारत के जो कुछ गांव हैं उनकी जो संस्कृति है थोड़ा एक पर्दे वाली है, तो वहाँ से निकल कर के जब आना हुआ तो कठिनाई थी। और सबसे कठिनाइयों के बीच में जो एक होता है ना कि आप आर्थिक स्थिति से बड़े कमज़ोर हैं तो वो और भी कठिन संघर्ष हो जाता है। तो उसी के साथ साथ ये सफ़र जो तय किया, मेरी उम्र 12 साल थी, तब से ये संघर्ष जारी है और मुझे लगता है कि जब तक मैं इस दुनिया से जाऊंगी तो शायद जारी ही रहेगा। मैंने पढ़ रहा था आपके बारे में जब अभी रास्ते में, तो आपकी माताजी मजदूरी करती थी और उसके बाद जो जितना संघर्ष रहा आपने भी काफ़ी मजदूरी मतलब किसानी खेती की उसके अंदर। तो जब माताजी मजदूरी करती थी उस वक्त आपको जो मतलब एक महसूस होता था अपने जीवन में, अपने 2 बहनें आपकी संध्या और पूजा करके, उसमें क्या आपको संघर्ष था पूरे परिवार के? आप पूरा पढ़ के बैठे हुए हो इसका मतलब देखिए, जब मेरी बड़ी सिस्टर है, उनकी तो शादी हो चुकी थी, तो 2008 में एक मेरी छोटी सिस्टर है, मेरे ब्रदर थे। तो जब मेरी मदर करती थी मजदूरी खेत में, वैसे मेरा मानना है कि कोई मजदूरी करके खाना कमाना कोई बुरी बात नहीं है और अच्छी बात है। जो व्यक्ति इस तरीके से कमा के खाता है ना, वो जीवन में ना कभी किसी का बुरा कर सकता है, ना ही वो अपने साथ बुरा होने दे सकता है। अपने साथ भी बुरा नहीं होने दे सकता, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे लोगों को बड़ा दबाने की कोशिश करते हैं। तो मम्मी मजदूरी करती थी तो हम भी उनकी हेल्प करते थे, बटाते थे उनका हाथ। तो मेरी मम्मी जो है महिला मजदूर किसान आप कह सकते हैं। उस समय तो जो मजदूरी होया करती थी वो तो 30-35 रुपये 40 रुपये होती थी। उस समय में मम्मी करती थी मेरी मजदूरी। सन 2000 की बात मैं आपको बता रही हूँ। पिताजी के देहांत के बाद आप पर सारी जिम्मेदारी आ गई और उसके बाद जिस तरीके का आपका संघर्ष रहा वो वाकई काबिले तारीफ़ है। और उसमें जब मैं आपको जो आपकी शिक्षा की जब मैं बात करूँ, मेरठ से आपकी पढ़ाई हुई है, उसके बाद बुलंदशहर से आपने एमए किया है शायद? नहीं, मैंने मेरठ से हाई स्कूल इंटर किया और एमए बीए मैंने गजरोला से किया, वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी से। वहाँ पर जब एक बात आती है, उसमें एक आपके शूटिंग के लेकर बात होती है, फिर उसके बाद आपने गोल्ड मेडल जीता, फिर कांग्रेस के अंदर आई। तो जब आप कांग्रेस के अंदर प्रवेश कर रहे थे, कांग्रेस के अंदर आ रहे थे, तो क्या
किस नेता से प्रेरित होकर, या क्या संघर्ष आपने देखा कांग्रेस पार्टी का कि आपने कांग्रेस की सदस्यता ली? देखिए कांग्रेस पार्टी में आने से पहले बड़ा जीवन जो रहा वो संघर्षों वाला रहा है। अब लोग ये देख लेते हैं कि कांग्रेस पार्टी में ये आ गए हैं, अब ये नेता बन गए हैं, बस वो इतने से संघर्ष को देखते हैं, लेकिन उससे पीछे का जो संघर्ष है कोई उस पर नज़र डालने की कोशिश नहीं करता। बस सोचते हैं हाँ अभी ये नेता बन गया, प्रत्याशी रह चुकी है, विधायक प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी से। तो मुझसे मुलाकात की थी प्रियंका गांधी जी ने लखीमपुर में, जब तिकोनिया कांड में वो 5 किसान मरे थे ट्रैक्टर चढ़ा करके, जो मारे थे थार चढ़ा करके, तब उन्होंने मुझसे बातचीत की थी। तो मैं उनसे मुलाकात की, मैं बड़ी प्रभावित थी। और वैसे भी जो इंदिरा जी हैं, मैंने उनको भी बड़ा देखा है, पढ़ा है, सुना है उनके विषय में, तो मैं उनको बड़ा मानती हूँ, मेरे लिए बड़ी आदरणीय है। और प्रियंका जी के मिलने पर मैंने पार्टी ज्वाइन किया। पार्टी ज्वाइन करने के बाद उन्होंने मुझे अपने कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ाया। चुनाव जिस दिन, आज जो मौसम है बारिश का, इससे भी कई ज़्यादा बारिश थी और बहुत ठंड थी। वो मेरे चुनाव प्रचार में 3 घंटे मेरी नेता मेरे लिए रोड शो करके गई हैं। ये जो पल है मैं उसको कभी नहीं भूलूंगी, और इस पल को मैं हमेशा याद रखूंगी कि मेरी नेता मेरे लिए इतना संघर्ष करके गई हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकती। क्योंकि हम लोग पहले से ही संघर्ष वाले लोग हैं, संघर्ष किया है, यहाँ तक पहुँचे हैं, तो ऐसे ही नहीं पहुँचे हैं। जब मैं आपकी शिक्षा के बारे में पढ़ रहा था तो एक नाम आता है राजकुमारी त्यागी जी का। ओह, राजकुमारी त्यागी, क्या अहम भूमिका रही आपके जीवन में उनकी? देखिए राजकुमारी त्यागी जी जो हैं मेरे लिए बड़ी आदरणीय हैं, और वो मेरी टीचर रही हैं मेरठ से। तो दयाल ज्ञानोदय वाटिका से मुझे फ्री में शिक्षा, मैंने एंट्रेंस दिया उनका, फिर मुझे फ्री में शिक्षा जो कराई वो राजकुमारी त्यागी जी ने कराई। उन्होंने हमेशा मुझे, मेरे परिवार को पर्सनली भी बड़ा सपोर्ट किया है, और मेरे को जो सिलाई कढ़ाई बुनाई सब कुछ फ्री जो मैंने सीखा वो उन्हीं के पास में सीखा है। वो मेरे लिए हमेशा पूजनीय हैं और पूजनीय रहेंगी। मैं अक्सर उनसे मिलती रहती हूँ, मेरठ में ही वो रहती हैं, और मेरे को मिल करके उनसे एकदम ऐसे लगता है कि जो मेरी जर्नी है वो अभी भी चल रही है, ऐसे नहीं कि ख़त्म हो गई है, वो चल रही है मिल करके उनसे। तो उनका अहम रोल मेरे जीवन में पहले भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। जब मुझे कुछ सीखने की आवश्यकता होती है या मैं किसी बात से परेशान होती हूँ, तो मैं सबसे पहला कॉल अगर लगाती हूँ तो उनको ही लगाती हूँ। आज भी आप उनसे मुलाकात जारी है? आज भी, हाँ। जब आप शिक्षा के दौर में आगे बढ़ रही थी, उसके बाद एक आपका बार बार जिक्र आता है, आपने कई इंटरव्यूज में, मैंने जब पढ़ रहा था उसमें लिखा कि जब आप शूटिंग के तरफ जा रहे तो एक इंस्पेक्टर साहब का, जो आपने नाम आज तक कहीं लिया नहीं है, या क्या रोल रहा है उनका शूटिंग के अंदर? देखिए जिनका मैंने नाम नहीं लिया उनका नाम भी मेरे घर में बड़े अदब से लिया जाता है, और आज वो एक डीएसपी हैं, मेरे लिए गर्व की विषय है। और उस समय वो एसएचओ थे, आज वो डीएसपी लगे हुए हैं। नाम इसलिए नहीं लेते क्योंकि आपको पता ही है सरकार ऐसी है, ना जाने हमारी वजह से उनको कोई तकलीफ ना हो जाए, तो इसलिए मैं उनका जो है नाम किसी इंटरव्यू में नहीं ली। लेकिन ये वादा करती हूँ कि एक दिन बहुत अच्छे और बहुत बड़े मंच पे मैं उनका नाम भी लूँगी और उनको बुलाऊँगी भी, सबसे रूबरू कराऊँगी। क्योंकि शूटिंग का जो मेरा सफ़र रहा है, वो शूटिंग का सफ़र मेरा जो शुरुआत, मुझे तो ये लगता था कि पिक्चरों की शूटिंग हो रही है, तो मैंने कहा दादा मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि हम उन्हें दादा बोलते हैं। मैंने कहा दादा ये मैं नहीं कर सकती। तो बुलंदशहर से ही थे वो? नहीं, वो बुलंदशहर से नहीं है। तो मैं उनको बोलती थी कि ये नहीं कर सकती, क्योंकि ये इसमें शूटिंग में तो लड़कियां पिक्चरों में जाती हैं। कह रहे अच्छा तू जा तो सही। जबरदस्ती उन्होंने मुझे भेजा। फिर मैंने देखा एक डमी होता है, हमें लगता था जिनके ऊपर कपड़े पहनाते हैं उसको डमी कहते हैं हमारे यहाँ पे, तो जो शोरूम के बाहर खड़े होते हैं। लेकिन वो देखा मैंने कि पिस्टल का डमी, हर एक चीज का डमी होता है। वहां से मुझे पता चला कि पिस्टल का भी डमी होता है। फिर वो चार्ज पे भी नहीं थे मेरे दादा, और लाइन हाजिर थे। उस दौर में उन्होंने मुझे पिस्टल खरीदवाया था। उस टाइम पे पिस्टल आया था मेरा 2.25 लाख रुपए का। तो जो मेरे चाचा था, अड़ोसी पड़ोसी, वो कहते थे इसके पास तो पिस्टल है, ये तो बदमाशों में रहने लगी है शायद, इसके पास तो पिस्टल है, ऐसे सोचते थे। रॉबिन हुड की छवि बनाने लगी। वही, उनको यही नहीं पता था कि जो शूटिंग का पिस्टल होता है, हम उससे अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं। अब तो हमारे बुलंदशहर में हो गया, लेकिन उस टाइम पे पूरे जिला बुलंदशहर से अकेली मैं ही शूटिंग की प्लेयर थी। शूटिंग में और कहाँ आपने खेला, और जब गोल्ड मेडल जीता तो क्या मैं शूटिंग में मैंने 4 बार नेशनल खेला हुआ है, प्री नेशनल भी बहुत बार खेले हैं, स्टेट भी खेला है। मैं अदर स्टेट में उत्तराखंड से भी ट्रैप खेली हुई हूँ, ट्रैप भी मैंने किया था 12 बोर। और नेशनल के बाद मैंने इंटरनेशनल ओपन से खेला था, उसमें मेरा 2018 में गोल्ड मेडल आया था। जब आपका मैं और आगे का संघर्ष पढ़ता हूँ, उसमें बात करते हैं, तो जब राजनीति के परिवेश में हम लोग आ जाते हैं, राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, और भी उत्तर प्रदेश के तमाम नेताओं के साथ
आपकी बातचीत जारी रहती है और संघर्ष में आप दिखाते हैं। जब किसान आंदोलन की तरफ मैं रुख मोड़ता हूँ तो राकेश टिकैत के साथ आपकी बातचीत किस तरीके की रही है? देखिए, मेरी जो बातचीत है उनके साथ में सिर्फ़ इतनी है, अंकल नमस्ते, नमस्ते बेटा, अंकल ठीक है आप? हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, आप ठीक है? बस क्या आपको आशीर्वाद। बढ़ाने में या आपको किसान आंदोलन में भागीदारी क्या उनकी कोई भूमिका रही है इस तरीके नहीं, की? उनकी कोई भूमिका नहीं रही। और जो यहाँ किसान आंदोलन की अगर मैं बात करूँ, इस संघर्ष को, इस सफ़र को मैंने अपने अकेले तय किया है, लेकिन जो मुझे सपोर्ट रहा है वो आम किसानों का सपोर्ट और मीडिया वालों का बहुत सपोर्ट रहा है। उनके साथ में मैंने इस सफ़र को तय किया है। और बाकी जो एक सपोर्ट होना चाहिए कि बेटी है, कोई बॉर्डर पे आ रही है, तो इस तरीके का सपोर्ट नहीं रहा। और कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जिनको मैं आज भी भली-भाँति जानती हूँ, आज भी पहचानती हूँ, जिन लोगों ने मुझे बड़ा मतलब हैरेस किया मुझे, कि मैं बता नहीं सकती यहाँ पे कि क्या-क्या मैंने वहाँ पे बॉर्डर पे झेला है। तो अगर मेरी जगह कोई और लड़की होती तो हो सकता है आत्महत्या ही कर लेती। इतना मुझे सेक्सुअली हैरेसमेंट किया गया। लेकिन उससे क्या है, हमेशा जब आप किसी को स्प्रिंग को आप दबाओगे, जैसे स्प्रिंग को आप दबा रहे हो, छोड़ोगे तो वो बहुत ऊँचा बहुत जंप ऊँचा करती जाती है। है। तो ऐसे ही रहा और है। वो आज हमें देखने को भी मिल रहा है आपके संघर्ष से और तमाम चीज़ों से। मैं एक इसी किसान आंदोलन का एक प्रकरण हुआ था जब मंच से आपको नीचे उतार दिया गया था उसके बाद, वो प्रकरण पूरा क्या था जनता के बीच में? वो काफ़ी सवाल मेरे पास उसको लेकर आए। जी, देखिए जो वो प्रकरण था वो ये था कि एक छोटे से गाँव से किसान नेता, क्योंकि किसान नेता की जो छवि है वो सिर्फ़ पुरुषों की है, महिलाओं की इस लेवल पर नहीं रही है। और महिलाओं को सिर्फ़ भीड़ इकट्ठा करने के लिए, रोटी बनाने के लिए बुला लेते हैं लोग, ठीक? तो वो किसान नेता, और वो भी एक बुलंदशहर से, वो भी लड़की, इतनी कम उम्र की। तो वो जो छवि थी वो लोगों को अंदर पचती नहीं थी। तो मंच पे ये कह दिया गया कि पूनम पंडित जो है मंच पे नहीं आएँगी, मंच पे नहीं बोलेंगी गाज़ीपुर बॉर्डर के। तो वो आज भी मुझे याद है, महिला दिवस पर सैकड़ों की संख्या में महिलाएं मुझे सुनने के लिए आई, लेकिन वही जलन, क्योंकि उन्होंने अपना जलना शुरू रखा, मैंने अपना जलवा कायम हमेशा रखा है। तो उन्होंने मुझे सुनने के लिए वो लोग आए, तो दीदी आप कब बोलोगी, दीदी आप कब बोलोगी? पता चला कि मंच से पूनम पंडित को नहीं बोलने दिया जाएगा। तो मैंने कहा हम भी पूछना चाहते हैं कौन ऐसी शख्सियत है जो रोक रही है? पूरा संयुक्त मोर्चा रोक रहा है। मैंने कहा संयुक्त मोर्चा किसी को रोकता ही नहीं है, सिर्फ एक यूनियन के लोग जिनको मैं भली-भांति जानती हूँ, आप भी बेहतर तरीके से जानते हैं। बशर्ते ये है, ठीक है राजनीति है, हम ये नहीं चाहते थे, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें उस समय ओपन करती थी, बहुत सारे वो रिकॉर्डिंग जिनमें ये कहा गया कि तेरा बलात्कार कर देंगे, तू बॉर्डर पे आएगी। तो बहुत सारी रिकॉर्डिंग आज भी मेरे लैपटॉप में सेव है, मेरे वकील के पास में सेव है। तो मैंने उसको ओपन इसलिए नहीं करा क्योंकि किसानों का जो विश्वास है कहीं वो टूट ना जाए। क्योंकि एक व्यक्ति की अगर आप छवि को दिखाना चाहते हो दुनिया के बीच में, तो उस समय किसान आंदोलन से वो सारी चीज़ें जुड़ी तो पूरा देश का किसान बदनाम उस समय हो जाता। तो इसलिए मैंने वो चीज़ें जो है सिर्फ संजो करके सजा करके रखी हुई हैं, सेव करके, क्योंकि हो सकता है इन फ्यूचर कब ज़रूरत पड़ जाए, क्योंकि किसी का कोई भरोसा नहीं है जब कुर्सी की लड़ाई वाला मामला हो जाता है। तो 8 मार्च को महिला दिवस था, मुझे मंच से जब बोलने नहीं दिया गया, मुझे इनफैक्ट यहाँ तक ये भी कह दिया था कि आप बॉर्डर पे नहीं आएंगी। मैंने कहा कौन ऐसी शख्सियत है जो हमको बॉर्डर से रोकेगा? किसी के बाप का बॉर्डर नहीं है, किसी की बपौती नहीं है, और ये मंच संयुक्त मोर्चे देश के किसानों का मंच है, इस पे है ना आप नहीं रोक सकते किसी को। लेकिन फिर भी मेरे मन में एक बात घर करती थी कि अगर आप सही हैं, क्योंकि गांधी जी ने कोई मंच नहीं बनाया था, नेहरू जी ने उस समय कोई मंच नहीं बनाया था, शहीद आजम भगत सिंह, सुभाष और झांसी की रानी ने कोई मंच नहीं बनाया था, हम लोगों ने उनको पढ़ा है। तो जहां आप खड़े हो जाओगे वहां मंच बन जाएगा, क्योंकि इस राजनीति में और उस दौरान बड़े बड़े मंच हमने गिरते हुए देखे थे, जिन मंचों पर बड़े बड़े नेता बोलते थे वो मंच उस दौरान बड़े बड़े गिरते हुए थे देखे थे। तो जहां आप खड़े होंगे, सच की बात रखेंगे, जनता की बात रखेंगे, तो वही मंच बन जाएगा। और होता भी ऐसे ही था, सैकड़ों की संख्या में बॉर्डर पे सिर्फ ये देखने आते थे कि कौन है वो लड़की। उसी किसान आंदोलन में 700 से ज्यादा किसान मर गए, या आप कहें कि सरकार द्वारा शहादत हो गई उनकी। तो उन 700 किसानों का जो आरोप है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी प्रकार का दुख उनके अंदर आपको दिखाई देता है? पूरी सरकार के अंदर कोई ऐसी भावना दिखाई देती है? आज भी किसानों के साथ सरकार खड़ी है? देखिए उससे ज़्यादा जो बड़ी चीज़ है संदीप जी, मैं आपको ये कहूँगी कि जो अगुवाई कर रहे थे लोग, उन लोगों ने, उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं, उत्तर प्रदेश से अगुवाई करने वाले लोगों ने विधानसभा का 2022 का चुनाव था, उससे पहले पूरे देश के आंदोलन को हटवा दिया था।
ठीक, कि जो है एमएसपी मिल जाएगा, शहीदों को श्रद्धांजलि मिलेगी, 700 किसानों को जो शहादत हुई है उनको सम्मान मिलेगा, उनके परिवार को काम रोजगार मिलेगा। ये झूठ बोल करके हटा दिया। और पूरे उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव जब मैं लड़ रही थी, किसी भी एक उत्तर प्रदेश के किसान नेता ने भाजपा के खिलाफ में एक भी पंचायत नहीं की, योगी जी के खिलाफ में एक भी पंचायत नहीं की, उनकी नीतियों के खिलाफ में एक भी पंचायत नहीं की। एक तरफ तो आप कहते हैं कि आप किसानों के साथ में हैं, एक तरफ आप उनकी नीतियों के खिलाफ एक भी पंचायत नहीं कर रहे हैं चुनाव में। तो फिर इस दोगलेपन ने भी उन 700 किसानों की जो शहादत हुई है इसको और उनके जो अधिकार मिलने चाहिए उसको दबा करके रखा है। आज के दौर में जिस तरीके की राजनीति हो रही है उसमें हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बहुत ज़्यादा उठाया जाता है। लगातार आप देख रहे हैं कहीं संभल में मस्जिदों की खुदाई जारी है या कहीं पर, तो पूरे देश के अंदर ये जो सांप्रदायिक बिगाड़ने की राजनीति है इसको आप किस तरीके से देखती हैं? देखिए, मैं इसको वोट की राजनीति मैं कहूँगी। और रही बात ये कि अगर कहीं कोर्ट का आदेश हुआ है, कोई कोर्ट का अधिकार आप देता है कोर्ट कि यहाँ जांच होनी चाहिए, यहाँ पड़ताल होनी चाहिए, तो उसको शांतिपूर्वक करना चाहिए। लेकिन उसी बीच में बहराइच में एक गोपाल मिश्रा की हत्या हो जाती है, उसी बीच में संभल में इतनी आगजनी हो जाती है। तो ये सब चीज़ें जो वोट की राजनीति करने वाले लोग हैं ये वो कर रहे हैं। आप उन पे जो ध्यान दे करके आप कोर्ट इसमें क्यों नहीं फैसला लेता? कोर्ट क्यों नहीं इस चीज़ को कहता, सुप्रीम कोर्ट, कि कोई भी राजनीतिक पार्टी धर्म का मुद्दा ना उठाएगी, कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं करेगी। और बाकी अगर करते हैं तो देखिए ये हमारे देश की वर्ण व्यवस्था है जिसमें एक कॉलम भी आता है कि अगर आप किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उसको हम कोई पेपर देने जाते हैं, कोई एग्जाम करने जाते हैं तो हम उसमें भरते हैं। ये वर्ण व्यवस्था है, ये चलती रहेगी। लेकिन जब कोई बात हिंदू मुस्लिम के बयान कोई नेता देता है तो आप क्यों नहीं उनको रोक लगाते हैं? क्यों नहीं आप उनकी पार्टी को चेतावनी देते हैं? क्या आप पूनम पंडित जो जाति व्यवस्था, जो वर्ण व्यवस्था है उसमें विश्वास करती हैं? देखिए, जो वर्ण व्यवस्था है वो सदियों से चली आ रही है। मैं सबसे पहले अगर विश्वास करती हूँ तो वो कर्म में विश्वास करती हूँ। लेकिन वर्ण व्यवस्था हमारे देश में है तो हमें उसको भी मानना है, हम उसको भी मानते हैं। हम मैं ब्राह्मण समाज से बिलोंग करती हूँ, तो जहाँ ब्राह्मणों की बात आएगी मैं उनकी बात भी उठाऊँगी। जहाँ दबे हुए पीड़ित वंचित लोगों की बात आएगी, क्योंकि देश गवाह है, देश का मीडिया वो गवाह है जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है या जिन्होंने नहीं किया है। मैंने आपको हाथरस के अंदर लड़ते हुए देखा है उस दलित बेटी के मैं लिए। वहीं पे आ रही हूँ। अगर मैंने किसी दलित बेटी की बात उठाई है, आवाज उठाई है जिसका बलात्कार हो जाता है, या मैं अगर बात करूँ गुजरात की बिल्किस बानो की, मैं बात करूँ मनीषा वाल्मीकि, मैं बात करूँ लखीमपुर की बेटी की, या मैं बात करूँ देश के किसानों की, या मैं बात करूँ नौजवानों की जो यूपीएससी के लिए डंडे खा रहे थे, तो वो मैंने ये देख करके लड़ाई नहीं लड़ी कि मैं ब्राह्मण समाज से हूँ तो ये भी ब्राह्मण है। नहीं, मैंने देश की बेटी की आवाज देश की बेटी समझ के उठाई है, किसानों की आवाज देश का किसान अन्नदाता समझ के उठाई है। दर्शकों को एक बात बता दूं कि जब हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं तो हिंदू मुस्लिम के बीच जो स्वार्थ की बात है, वाजिद खान कोच रहे हैं पूनम पंडित जी के, उनके बारे में थोड़ा आप बताएं किस तरीके की। देखिए, वाजिद जो है वो मेरा शूटिंग के जूनियर कोच रहे हैं और मैं राइफल एसोसिएशन जोड़ी में प्रैक्टिस करती थी। तो वहाँ पर हमारे बड़े सीनियर कोच जो थे डॉक्टर राजपाल, जिन्होंने बड़े बड़े भारत के लिए बड़े बड़े इंटरनेशनल और इस तरीके के प्लेयर दिए हैं। और हमारी जो चंद्रो दादी थी वो हमारी कोच थी सीनियर। अच्छा, वो आपकी कोच रही हैं? जी, सीनियर दादी चंद्रो। तो वाजिद खान जो है वो, और नीतू शोरान, वो साईं की कोच थी, लेकिन सभी बच्चों को अपना कर्तव्य और धर्म समझ करके सभी बच्चों को शूटिंग सिखाती थी। साई की वो कोच थी, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। और जबकि जो प्राइवेट उसमें बच्चे सीखते थे तो उनका जिम्मेदारी भी नहीं था कि वो उनको सिखाए, लेकिन फिर भी सभी को वो शूटिंग सिखाती थी। उसी में हमारे जूनियर कोच वाजिद खान जो है वो रहे हैं, बड़े मेहनती हैं, बहुत सपोर्ट रहा, बड़ा संघर्षशील मेरा भाई है। मुझे आज भी याद है जब मैं नेशनल खेलने के लिए, मावलंकर खेलने के लिए अहमदाबाद में जब 2014 में गई थी, तो मैं कभी अकेली नहीं जाती थी उस दौरान। या तो मेरी कोच नीतू जी जाती थी, नीतू शौरान जी, और या फिर वाजिद भाई जाते थे। तो अपने भाई की, सगे भाई की शादी छोड़ करके वो मुझे शूटिंग का मैच कराने के लिए गए थे। और बड़े बड़े लोग, मेरा भाई जो है वो पैर से अपाहिज हैं और बड़े बड़े लोग बोलते थे कि ये इनके कोच हैं, ये इनके कोच हैं, तो उनके लिए हम लोग लड़ जाते हैं। वो संघर्षशील, एक मतलब ईमानदारी की मैं अगर मिसाल कहूँ, और एक अच्छा भाई किसे कहते हैं, अच्छा कोच किसे कहते हैं, सबसे बड़ी बात अच्छा इंसान किसे कहते हैं, तो वाजिद भाई को जोड़ी में आप देख सकते हैं उस रूप में। बहुत बढ़िया जी। अभी और आगे जब हम इसको चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, मैं देख रहा था कि
सपना चौधरी के आप बाउंसर रहे हैं उसमें, वो किस्सा क्या है? मतलब आपकी क्या जॉब थी, वो किस तरीके से आपने वर्किंग की वहाँ पे, और उनका आपके प्रति उनका या उनके प्रति आपका क्या प्रेम किस तरीके से रहा देखिए है? जब हम शूटिंग में या हम कोई प्लेयर बन जाते हैं तो आप किसी भी सेलिब्रिटी के पास में जॉब पे लग सकते हैं जी, एज ए जी। बाउंसर। तो वही एक प्रोटोकॉल था और उसमें मेरी जो जॉब है, विशन अंकल हैं फजलपुरिया, हुँ। उन्होंने मेरी जॉब लगवाई थी वहाँ पर, मोदी नगर से, फाजलपुर से विशन सिंह जी। तो ज़्यादातर आप देखते होंगे मंच संचालन सपना जी का वही करते थे, तो उन्होंने मेरी जॉब वहाँ पे लगवाई। मैंने वहाँ जॉब अपनी 10 महीने ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से की। जब हम लोग मेरठ से जाते थे तो 4 घंटा लगता था नजफ़गढ़ जाने में उनके यहाँ पे, तो पूरा सुबह 4 बजे उठ के जाना होता था। सपना जी का भी मेरे लिए बड़ा अच्छा सपोर्ट रहा है और उनकी जो मदर हैं उनका थोड़ा-सा सभी के प्रति जो व्यवहार है वो एकदम रूडली है, सभी के प्रति। ऐसा नहीं है कि मेरे प्रति है या हो सकता है उसी रूडली व्यवहार के चलते सपना जी शायद यहाँ तक पहुँची हैं और उनका मेरे प्रति बड़ा अच्छा रहा है। बस दुःख इस बात का रहा कि किसान आंदोलन में वो सपोर्ट करने के लिए नहीं आई हैं और वो जो सफ़र था वो मैंने अच्छे से तय किया। वो प्यार भी मुझे बड़ा करती थी, लेकिन धीरे-धीरे इंसान फैमिली पर सब चीज़ें बदल जाती हैं, तो ठीक रहा है वो भी मेरा सफ़र। तो जब वापस परिवार में तो पूजा पंडित और संध्या पंडित जी कहाँ हैं आजकल? क्या कर रही हैं और क्या सब कैसा जीवन हाउसवाइफ़ का? हैं, सब सब हाउसवाइफ़ हाउसवाइफ हैं। हैं। तो आप हाँ। लोग आते-जाते रहते हैं, मिलते रहते हैं एक-दूसरे हाँ, से, हाँ, और हाँ, बिल्कुल। परिवार पूरी तरीके से हाँ, हाँ, मतलब सब मतलब सपोर्ट। मेरी बड़ी सिस्टर मेरठ में शादी हुई है, जी। छोटी सिस्टर है मेरी यहाँ एक सिस्टर की शादी आपने खुद अपनी ज़िम्मेदारी के साथ हाँ, की वो है। मेरी छोटी सिस्टर है, तो उसकी शादी मेरे पिताजी बोल के गए थे कि आप इसकी शादी ज़िम्मेदारी से कीजिएगा, तो एक भय रहता था। जो आज दौर चल रहा है, जो आज माहौल चल रहा है बेटियों के प्रति, तो कि हम लोग तो इतने समझदार हैं, वो काफ़ी कम एज में उसकी शादी हमने कर दी थी, 18 साल की एज में। तो ये रहता था कि कई जो संघर्ष हम देख रहे हैं, हम तो इससे निकल चुके, हम तो ये मेहनत कर चुके, लेकिन वो नहीं कर सकती, क्योंकि अपने भाई-बहनों का सबको पता ही होता है कि वो नहीं कर सकती। तो और ना ही वो इतने पढ़ने में ज़्यादा होशियार थी। तो मम्मी ने बोला कि या तो पढ़ो या फिर शादी करो, अपने घर जाओ। तो इसलिए मैंने अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखा, क्योंकि मैं जल्दी शादी नहीं करना चाहती थी। उसकी शादी मम्मी ने बोला कि भई शादी नहीं कर रही है तो तेरी शादी नहीं करी तो तेरी शादी कर दें, पढ़ नहीं रही है तो शादी कर दें। तो उसने कहा ठीक है कर दो। मम्मी ने अच्छा परिवार, अच्छा संजोग संबंध देख कर के शादी कर दी। हमारी ज़िम्मेदारी थी कि हम उसको करें, कहीं इसको कोई बातों में फुसला ना ले, कोई लड़का इसको परेशान ना कर दे जी, जी। और कोई दुखी ना कर दे, तो इसलिए शादी करो, अपने घर जाओ। आज उसको भी एक बेटा है, अच्छा घर गृहस्थ, अच्छा परिवार उसका है। यूट्यूब में मैं जब सर्च करता हूँ पूनम पंडित, आप ऊपर लिखेंगे यूट्यूब पर या गूगल पर लिखेंगे तो कई थंबनेल ऐसे नज़र आते हैं कि पूनम पंडित कब शादी करने वाली हैं, उसको लेकर काफ़ी चर्चा में कई लोगों ने सवाल किए आपसे, यूट्यूबरों ने भी सवाल किए, उस पर जवाब आप यहाँ क्या कहना चाहेंगी उस पर? मैं शादी तो अभी नहीं कर रही हूँ, जैसे ही कोई अच्छा संबंध, अच्छा रिश्ता मिलेगा तो कर जी, जी। लूँगी। बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, जिस तरीके से अभी क्योंकि मेरी शादी बड़ी कंट्रोवर्सी में रहती है, चाहे वो बॉर्डर हो, हाँ। चाहे वो राजनीतिक कांग्रेस हो, तो इस विषय में सवाल लोग कर लेते हैं, क्योंकि एक मेरा बयान था छोटा-सा जो एक्चुअल सच था। मैंने उस सच को बोला, तो बोलने लगे कि मैंने कहा हम तो काम करते अपना, हमारा तो ब्याह ही हो जाता। अब मैंने कहा यहाँ तो मोदी जी ने ब्याह ही बिगड़वा दिया, तो वो वीडियो बड़ी वायरल हो गई थी। हाँ। तो लोग पूछने लगे कैसे बिगड़ गया? तो जब लॉकडाउन लगा था, उससे पहले मेरा रिश्ता तय हो गया था, तो यहीं नोएडा में, तो 21-22 जून शायद थी, जिसमें मेरी मतलब वो रिंग सेरेमनी थी। लेकिन वो लॉकडाउन लगे तो ब्याह ही बिगड़ गया, क्योंकि जिससे भी पैसे माँगे ताऊ से बोले ताऊ जी थोड़ी मदद कीजिए, क्योंकि 2019 में बहन की शादी करके निपटे हैं। तो मैंने कहा आप जो है थोड़ा मदद तो कहे, बेटा पैसा ही नहीं है, लॉकडाउन लग गया। तो घूम फिर करके बात आ गई ना कि लॉकडाउन लग गया, मोदी जी ने लॉकडाउन लगा दिया, तो वो वीडियो वायरल हो गई थी। तो इसलिए मेरी शादी कंट्रोवर्सी में रहती है। मतलब आगे की तैयारी है, आप लोगों को भी इंतज़ार है, हम सबको इंतज़ार है कि पूनम पंडित जी की शादी कब होगी और किस तरीके से हम लोग आगे उसको शामिल होंगे, सब लोग उसमें मिलजुल कर। और जब बात करता हूँ यूपी कांग्रेस की, आप नेता हैं और कांग्रेस के बड़े मंचों पर आपको देखा जाता है। उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं अजय राय जी, और अभी जो उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस की जो जिसे कहें कि लगातार पिछड़ती जा रही है, या सपा का हावी होना, या और लोकसभा चुनाव में भी आपने देखा गठबंधन में सीटें आई तो सपा की सीटें ज़्यादा आई। क्या उत्तर प्रदेश कांग्रेस का पिछड़ने का कारण क्या रहा है, और क्या किस तरीके से अगर वो उभरेगी तो क्या कारण रहेंगे उसके? देखिए, जो पीछे रहने का कारण रहा, वो तो मैं आपको शायद ज़्यादा बेहतर नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि मैं तो 4-5 साल से ही राजनीति जी, में जी। एक्टिव हूँ। लेकिन जो आगे बढ़ने का कारण है, मैं वो आपको बता सकती हूँ, क्योंकि ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की मैं राष्ट्रीय कमेटी में हूँ, ऑब्ज़र्वर हूँ। तो मेरी ज़िम्मेदारी है कि मतलब मुझे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 9 ज़िले में पूरा संगठन बना के देना, तो हम डेली वही कर रहे हैं।
जा रहे हैं हर जिले में, जिलाध्यक्ष को, महिलाओं को सदस्यता दिलवा रहे हैं, जो अपनी महिला कांग्रेस है उसकी भी, पार्टी की भी, तो हम उसको कर रहे हैं। तो हर संभव प्रयास जो है वो हम करते रहेंगे। और नौजवान जो है काफ़ी संख्या में कांग्रेस की तरफ रुख भी बदल रहा है। जो हमारे वोटर्स थे, वो वोटर्स कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्रीय पार्टियों में चले गए थे, तो क्षेत्रीय पार्टी अब हमारे साथ भी हैं, और उधर से वोटर जो हमारे पास भी आ रहा है, और जो नेता हैं वो भी आ रहे हैं। तो उसी का जो ये संघर्ष है हम करते रहेंगे। अजय राय जी हमारे अध्यक्ष जो उत्तर प्रदेश के हैं, वो बड़े मेहनती हैं। अभी उन्होंने विधानसभा का घेराव जो किया, बहुत बड़े संघर्ष के साथ में किया, जिसकी अहम भूमिका में हम लोग रहे उनके साथ में। तो हमने उनके इस एज में भी उस संघर्ष को देखा है। बाकी उसमें एक भाई की जो मौत हो गई है पुलिस प्रशासन के बीच बिचाव में द्वारा दम घुटने से, इसका हमें बेहद कष्ट भी है, दुख भी है। और पूरा परिवार जो है उनका, इस समय एक ही बेटा था, तो पूरा कांग्रेस पार्टी जो परिवार है वो पूरा उनके साथ राहुल है। गांधी ने उनसे बात भी की उनके परिवार जी से। जी, करनी चाहिए। आप अगर मतलब एक जो इस चीज़ को आप मोड़ तोड़ के दिखा रहे हो, सबको पता है जब कोई विधानसभा का घेराव है, पहले भी विधानसभाओं के घेराव होते थे, लेकिन इतनी पुलिस, इतने बैरिकेड नहीं लगते थे ना भाई, जितना अब लगा देते हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं, इतने किलो किलो के बैरिकेड लगा रहे अभी हैं। राहुल गांधी संभल जा रहे थे तब तब भी इतना इतना माहौल खराब क्या हो रहा है। एक कोई व्यक्ति पीड़ित है, उस पीड़ित के पास में विपक्ष का नेता जा रहा है, उसकी जिम्मेदारी है, वो जा रहे हैं, आप उनको क्यों रोक रहे हैं? आपको किसने अधिकार दिया रोकने का? और आप ऊपर से गुंडागर्दी करते हैं कि भाई गौतम बुद्ध नगर में और मुझे संभल में कोई इस तरीके की चीज़ें नहीं चाहिए। जब आपको इस तरीके की चीज़ें नहीं चाहिए तो फिर आप ऐसी चीज़ें पनपने क्यों दे रहे हैं? विपक्ष का काम है आवाज़ उठाने का, जनता के नेताओं का काम है आवाज़ उठाने का। आज 136 किसान जेल में पड़े हैं, क्यों पड़े हैं? क्यों प्राधिकरण को आप इतना सपोर्ट कर रहे हो? किसानों का जो अधिकार है आप क्यों नहीं दे रहे हो उनको? जबकि सुप्रीम कोर्ट दे चुका, प्राधिकरण मानने के लिए तैयार नहीं। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा प्राधिकरण हो गया, उसमें 136 किसान जेल में, यही नोएडा के, तो आप उनके लिए तो कुछ नहीं बोल रहे हो। राहुल गांधी नेता विपक्ष हैं, लगातार सदन के अंदर आवाज़ उठाते रहते हैं। अभी संभल जाने की भी उनकी तैयारी थी, उनको रोका गया। तमाम मैं देखूँ किसानों के मुद्दों पे, दलितों के मुद्दों पे, चाहे वो किसी भी समाज का मुद्दा हो जहाँ कोई उत्पीड़न होता है, वहाँ पर वो दिखाई देते हैं। तो राहुल गांधी का जो 2014 से लेकर अब तक का जो सफ़र है, और अब जो उनका जो भारत जोड़ो यात्रा में, आप भी थी भारत जोड़ो यात्रा में, तो आपको क्या राहुल गांधी के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या उनके अंदर अब जो पहले से बदलाव आया है उस चीज़ को लेके? देखिए, जो राहुल गांधी हैं, उस दौर के गांधी जब लड़ रहे थे, जब देश आज़ाद हो रहा था, वो उस दौर के गांधी थे। आज इस दौर में, इस तानाशाह में हमारे दौर के राहुल गांधी लड़ रहे हैं। और जो छवि को इन्होंने वीडियो क्लिपिंग काट के, आपको याद होगा 2013 का एक बयान था जिसको गुजरात के मुख्यमंत्री, जो आज मौजूद हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उस बयान को उन्होंने दिया था, आलू सोने वाला। और राहुल जी इस बयान को कोट कर रहे थे एक सभा में, तो कोट कर रहे थे, ये नहीं दिखाया, सिर्फ ये दिखा दिया राहुल जी देखिए क्या बोल रहे हैं। उस छवि को मीडिया में जो खराब करने का काम किया है, जो एक पप्पू बनाने के लिए जो इतना पैसा खर्च किया है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, तो मतलब अब लोगों को पता चलेगा कि असली में पप्पू कौन है। लगातार प्रियंका गांधी, पहले राहुल गांधी सदन के अंदर थे, अब प्रियंका गांधी सदन के अंदर है। पहला भाषण दिया प्रियंका गांधी ने, उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? 25 साल का जो एक लंबा समय था कि हम अपनी नेता को, प्रियंका जी को सदन में देखें, वो जो सफ़र था उन्होंने वो तय किया। और देखिए, हमारे जो नेता हैं वो पहले से ही त्याग के मूर्त हैं, क्योंकि चाहे मैं सोनिया जी की बात करूं, उन्होंने भी देखिए प्रधानमंत्री पद को नहीं लिया था। आज बड़ा दुख का विषय है कि रात जब पता चला कि डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे बीच में नहीं रहे, बड़ा एक कांग्रेस परिवार को भी और देश को बड़ा धक्का लगा। एक ऐसे प्रधानमंत्री जो अर्थशास्त्र रहे हैं, मेरी पूरी संवेदना उनके साथ, मैं उनको नमन करती हूँ। उन्होंने, सोनिया जी ने उस पद को छोड़ा है क्योंकि काबिलियत को पहचाना था सोनिया जी ने, तब मनमोहन सिंह जी की काबिलियत पे उनको प्रधानमंत्री बनाया था। मनमोहन सिंह जो थे वो अपनी काबिलियत से प्रधानमंत्री बने थे, और उन्होंने इस देश को संजो करके, सवार करके भी रखा है। और प्रियंका जी हैं, उन्होंने भी हमेशा त्याग किया। 25 साल बाद बहुत ज़्यादा पार्टी का जब प्रेशर रहा, तब वो वायनाड से चुनाव लड़ी। राहुल जी ने कभी कोई मंत्रालय नहीं लिया, इसको कहते हैं त्याग, इसको परिवारवाद नहीं कहते। अगर आप ठप्पा लगाते हैं परिवारवाद का, इसको परिवारवाद नहीं कहते। और रही बात प्रधानमंत्री जी की, प्रधानमंत्री जी अच्छे लीडर हैं, अच्छा भाषण दे लेते हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान करती हूँ। और जो आज के दौर में हो रहा है इस देश की जनता के साथ में, या तो वो आंखों पे चश्मा लगा के बैठे हुए दिखना नहीं चाहते हैं, या लोग उनको दिखाना नहीं चाह रहे उनकी पार्टी के। अब ये वही तय करेंगे, क्योंकि जब बात आती है मणिपुर की बेटियों की, तो सिर्फ 17 सेकंड की आप बात करते हैं। जब बेटियों को नंगा आपके पार्टी में, आपकी सरकार में, जहाँ आपकी सरकार है वहाँ घुमाया जाता है, तो मुझे ख़राब लगता है कि मेरे प्रधानमंत्री इस तरीके के हैं। वो एक पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। तो मुझे ख़राब लगता है कि बेटियों को वहाँ पर नंगा घुमाया गया, मेरे प्रधानमंत्री वहाँ नहीं पहुँचे।
आज किसानों के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा के मार दिया गया उत्तर प्रदेश में, मेरे प्रधानमंत्री वहाँ नहीं पहुँचे। आज देश के बॉर्डर पे किसान बैठा हुआ, मेरे प्रधानमंत्री वहाँ नहीं पहुँचे। तो मुझे बड़ा कष्ट होता है इस बात को देख करके। आप भी खेल जगत से हैं, मतलब फील्ड है, जो महिला पहलवानों के साथ जो हुआ उसमें ब्रजभूषण जो भारतीय जनता पार्टी के नेता सांसद भी रहे, उनके बेटे को टिकट मिली, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महिला पहलवानों के साथ में जो किया गया है, उस समय हम लोग बैठे हुए थे उनके साथ में, हमारा पूरा सपोर्ट रहा। सोचिए, जो देश को मेडल दिलाने वाली बेटियां हैं, उनके साथ में दिल्ली में, प्रधानमंत्री जी भी दिल्ली में हैं, चंद दूरी पर वो बेटियां बैठी हुई थी और वहां तक प्रधानमंत्री नहीं आते हैं। मुझे उस बात की भी तकलीफ है। और उस व्यक्ति को आप पूरे नए सदन में घुमा रहे हैं, घूम रहे हैं पीछे लेकर के, जिसके बेटे ने इतना अन्याय किया हुआ, और जिस व्यक्ति ने खुद किसानों के लिए मंच से बड़े ये कहा था कि अंजाम भुगतना पड़ेगा, जो बॉर्डर पे बैठे, फिर भी आप उनको साथ लेकर के घूम रहे हैं। तो ये चीज़ें शंका पैदा करने वाली चीज़ है। तो इस चीज़ पे मुझे खराब लगता है कि मेरे देश के प्रधानमंत्री आज कितने निर्लज हो गए हैं। पहले तो वो कहते थे, जब वो बेटी मेडल लेके आती है, कि विनेश तू तो हमारे घर की बेटी है, और जब विनेश के जो है पैर खींचे जा रहे थे, हाथ खींचे जा रहे थे, कपड़े खींचे जा रहे थे, जंतर मंतर अपमान किया जा रहा था जंतर मंतर पर, तब आप नहीं कहते कि ये मेरे देश की बेटी है, आप इसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। इस बात को हमें तकलीफ होती है। आज वही विनेश परिवार का, कांग्रेस पार्टी का परिवार है, आज वो उनको टिकट देकर के चुनाव लड़ाया गया, तो ब्रजभूषण जैसे का ऐसा बयान आता है कि राहुल गांधी के हाथ में हाथ फंसा करके खड़ी थी। तो दुर्लालत तेरी सोच पे घटिया इंसान, दुर्लालत तेरी ऐसे विचार पे, मतलब इस तरीके की बात करते हैं। अगर किसी बेटी के आंसू पोंछने राहुल गांधी चले जाते हैं, किसी बेटी को गले लगा लेते हैं, मणिपुर की बेटियों को जाकर के गले लगाते हैं, तो इनको इस चीज़ से भी तकलीफ है, क्योंकि जो तुम्हारा काम है ना, वो हमारे नेता राहुल गांधी कर रहे हैं। हमें दुख है इस बात का कि हमारे प्रधानमंत्री नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं, हमारे प्रधानमंत्री, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। इसलिए आज राहुल गांधी को जो उनके जो समर्थक हैं या उनके जो प्रशंसक हैं वायरल करते हैं, शैडो पीएम करके लोग उनको बोल रहे हैं कि जहां प्रधानमंत्री नहीं पहुंच पा रहे हैं, वहां राहुल गांधी पहुंच रहे हैं। और लगातार देखा भी जा रहा है, चाहे संभल का मामला हो, हाथरस के अंदर जो उन्होंने लड़ाई लड़ी, मैं साथ में रिपोर्टिंग पे था, और जब वो चल रहे थे यमुना एक्सप्रेस वे पे, पैदल चल रहे थे, और उनको लाठियां पड़ती हैं, गिर जाते हैं नीचे, पुलिस वाले उनको धक्का दे देते हैं, नीचे गिर जाते हैं राहुल गांधी। उसके बाद जब वो चलते हैं वापस, वो हाथरस के लिए जाने के लिए राजी होते हैं, उस दिन उनको नहीं जाने, अगले दिन वो फिर जाते हैं, लेकिन पीड़ित परिवार से मिलते हैं और उसके बाद चेक देते हैं, उनको आर्थिक मदद करते हैं और उस परिवार के साथ खड़े रहते हैं। अभी फिर गए, वो कुछ समय पहले हाथरस गए। तो राहुल गांधी का जो संघर्ष पूरा अभी तक देखने को मिल रहा है, वो वाकई काबिले तारीफ है। तो और आप उनकी पार्टी की नेता हैं, तो मैं जब बात करता हूँ कि अभी दोबारा उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव होंगे और आगे की राजनीति किस तरीके की रहेगी, और क्या वापस बुलंदशहर के स्याना से पूनम पंडित उम्मीदवार होंगी, या तैयारी है कोई किस तरीके की? देखिए, मैं आपको बता दूं, स्याना मेरा एक घर और मेरा हो गया है। मेरी जो विधानसभा है वो सिकंदराबाद है, लेकिन मुझे पार्टी के माध्यम से और स्याना वासियों ने मुझे एक घर और दिया है स्याना के विधानसभा के रूप में। तो जो पार्टी का आदेश होगा वो हम उस आदेश पे चलेंगे। और बाकी चुनाव जो लड़ना है, मेरा एक मानना है कि जो व्यक्ति जहाँ से तैयारी कर रहा है उसको वहीं से चुनाव लड़ाना चाहिए, उठा करके दूसरी जगह से नहीं लड़ाना चाहिए। क्योंकि जो वहाँ के लोकल लीडर होते हैं उनके भी दिल में बड़ा दर्द होता है कि आज हमने 5 साल यहाँ संघर्ष किया, 5 साल हम लड़े, अब कोई बाहर का, जो मैंने फेस किया है, बाहर का व्यक्ति आ गया है। बहुत सारे ऐसे नेता थे वहाँ पे जिन्होंने मुझे इस चीज़ को बोला, अपना दर्द बयां किया। तो मैं बस यही बोलती गई, मैंने कहा बड़े भाई, अगर मुझसे कुछ होता हो तो आप मुझसे करा लीजिए, मैं जो आपको लिख के देना वो मुझसे लिखवा लीजिए, लेकिन आप, पार्टी का काम है, पार्टी की जिम्मेदारी है। पार्टी ने हमें प्रत्याशी बनाया, हाईकमान का मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे प्रत्याशी बनाया। तो अभी आप चुनाव बस लड़वाइए, मेरा आपसे इतना निवेदन है। तो ये चीज़ पार्टी के जो लीडर हैं, हाईकमान है, उनको कहीं से ऊपर से ला करके प्रत्याशी नहीं देने चाहिए। ऊपर से ला करके प्रत्याशी दे करके जो लोकल चुनाव लड़ाने वाले लोग होते हैं वो बड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं, और प्रत्याशी भी बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। और जो पार्टी का आदेश होगा कि मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ाया जाए तो मैं जरूर लड़ूंगी। एक यूट्यूबर आपसे बात कर रहा था, और बात करते करते जो आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पत्नी का एक जगह जिक्र किया कि जसोदाबेन, उन्होंने उसके साथ इंसाफ नहीं किया, तो ये क्या पारिवारिक मैटर में उलझना, क्या पूनम पंडित लगातार इस तरीके के बयान देते आते, एक प्रखर वक्ता के रूप में बार बार यूट्यूबर इस चीज़ को उठाते हैं? देखिए, मैंने कभी भी किसी पे पर्सनल अटैक नहीं किया है, मैं आपको बता दूं। लेकिन जब बात आती है महिलाओं की, तो जशोदाबेन जो है महिला हैं,
तो हम महिलाओं के लिए तो बोल सकते हैं। अब फिर मैंने पर्सनल अगर अटैक किसी पे किया है तो सिर्फ एक है, भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नेता थी जिनको बड़ा घमंड था अपने जीतने पर, जिनको बड़ा घमंड था, जिसने दैनिक भास्कर के पत्रकार की नौकरी हटवा दी थी। मैं स्मृति ईरानी जी की बात कर रही हूँ। मैंने पर्सनल अटैक सिर्फ उन्हीं पे किया, आज तक नहीं किया। लेकिन जब बात महिलाओं की आती है तो इंसाफ की आती है कि महिलाओं के साथ इंसाफ किया जा रहा है। तो मोदी जी ने उनके साथ इंसाफ नहीं किया, ये सब जानते हैं, ये पूरा देश जानता है। और स्मृति ईरानी अपनी दोस्त के घर रह रही है, खा रही है, पी रही है, सो रही है, उनको सपोर्ट किया उनकी दोस्त ने, उन्हीं के पति से उन्होंने शादी कर लिया। तो ये भी एक धोखा हुआ ना किसी के साथ। आपको किसी ने घर दिया है, आपको आकर के यहाँ पे बसाया है किसी ने, और फिर आपने उनके साथ धोखा कर लिया। हमारी पार्टी में भी कुछ नेता ऐसे हैं जो नेता बोलती हैं कि मतलब हम महिलाओं के लिए लड़ रहे हैं, महिलाओं के लिए लड़ रहे हैं, और अंदर जाकर घुस करके देखोगे कि किसी की पत्नी को छुड़वा करके आपने उस आदमी से शादी कर लिया, और जबकि उसकी पत्नी थी, आपने झूठ तूफान बोल करके शादी कर लिया। वो भी तो किसी की बेटी है जिसको आपने छुड़वाया है ना, वो भी किसी की बेटी है। कोई उसका पर्सनल अपने पति से झगड़ा नहीं रहा, लफड़ा नहीं रहा, तलाक नहीं देना चाहती थी, लेकिन आपने भी तो किसी की पत्नी को छुड़वाया। तो फिर आप महिलाओं का दुख कैसे समझेंगे? कांग्रेस पार्टी में ऐसे नेता जी, हैं, दूसरी पार्टी से आए हुए नेता है। हमारी पार्टी में ऐसे विचारधारा के लोग नहीं है, दूसरी पार्टी से आकर के ऐसे लोग बैठे हुए। लेकिन आप कहते हैं कि हम लड़कियों के लड़ रहे हैं, महिलाओं के लिए। कहाँ लड़ रही हैं आप महिलाओं के लिए? भाई वो भी तो महिलाएं थी जिनके पतियों को आपने छीना हुआ है, झूठ तूफान बोल करके, वीडियो बना के आपने उनको मेंटली टॉर्चर करके शादी की हुई है, वो भी तो महिलाएं थी। तो अगर इस तरीके की नेता, मेरी नेता के सामने जब भी इस तरीके की बात आएगी तो मैं जरूर बोलूंगी इस बात को कि वो महिलाओं का दुख क्या जाने जो दूसरे के पति को लेके बैठी हुई है। कांग्रेस में शायद इस तरीके की कोई हो, उसके बारे में कांग्रेस में इस तरीके के लोग नहीं है, बाहर से आए हुए लोग बाहर से आए हुए हैं, कांग्रेस में ही हाँ, अभी मौजूदा कांग्रेस में मौजूदा बिल्कुल कांग्रेस है, में। बिल्कुल है। राष्ट्रीय राजनीति की जब मैं बात करता हूँ, अभी सदन चल रहा था, सदन के अंदर एक गृह मंत्री अमित शाह का बयान वायरल हुआ कि इन्होंने अंबेडकर करके ना उनके आगे जी लगाया या कोई भी सम्मान की बात नहीं की। उसके बाद जो बवाल पूरी सदन के अंदर हुआ, राहुल गांधी को धक्का दिया गया, प्रियंका गांधी जी के साथ बदसलूकी की गई, वो पूरा मैटर इतना खिंचा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अपमान के बाद अमित शाह को लगातार पुतले फूके गए और लोगों ने, कई मैंने देखा पोस्टरों पर उनके चप्पल तक मारते हुए दिखाई दिए। तो क्या अमित शाह को इस तरीके का बयान शोभा देता है, या दलित समाज में किस तरीके का, सिर्फ दलित समाज नहीं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो एक ऑरा है, या जिसे कहें जो सम्मान है, वो सब में है। तो क्या आपकी उस पर प्रतिक्रिया है? देखिए, हम किसी से कुछ उम्मीद करते हैं। संदीप, आप मुझसे उम्मीद करते हैं कि मैं किसान नेता हूँ, मैं किसानों की आवाज़ उठाती हूँ, महिलाओं की आवाज़ उठाती हूँ। आप मुझसे यही उम्मीद करेंगे। हमें तो उम्मीद ही उनसे ये थी कि वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अपमान कर सकते हैं, महिलाओं का अपमान कर सकते हैं, महिलाओं को अभद्र भाषा इस्तेमाल कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, पहले भी भारतीय जनता पार्टी थी, सत्ता में भी रही है, पहले के नेता जो थे इस तरीके की चीज़ें नहीं होती थी। लेकिन आज की जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी जिस दिशा में जा रही है, क्या दिशा है वो? आप देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सिर्फ दलितों के नेता नहीं है या दलितों की आवाज़ नहीं है, वो उन महिलाओं की भी आवाज़ है। महिलाओं के लिए इतने अधिकार जो दिए हैं भीमराव अंबेडकर जी के संविधान ने, 180-90 लोगों की टीम को लेकर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान को पूरा किया, और फिर उसी टीम की सहमति से, पंडित नेहरू की सहमति से ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उनका अपमान कर रहे हैं। हमारे देश में व्यवस्थाओं से चलता है देश, संविधान से देश चलता है, आप उस व्यक्ति का अपमान कर रहे हैं। क्योंकि ये लोग पहले भी बहुत मूर्तियां तोड़ते आए हैं, चाहे वो अंबेडकर जी की मूर्तियां हो, अंबेडकर जी की तस्वीर तक को हटा दिया गया संसद से, और हमारे 17 वो महापुरुष जिनकी तस्वीर को हटाया गया, जिसमें बहुत से लोग शामिल हैं, गांधी जी भी उसमें शामिल है, बहुत से लोग शामिल हैं। सिर्फ हम एक नेता की बात नहीं करेंगे, हम सभी की बात करेंगे, क्योंकि सभी की विचारधारा से देश चलता है। आज इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी सभी लोग रहते हैं, तो तभी ये देश इतनी सुंदरता से चल रहा है। आप उसमें जो है चिंगारी छोड़ रहे हैं, कर क्या रहे हैं आप? आपने इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया। जब मुझे याद है, पहले नेता जो है अपना इस्तीफा देते थे, अगर कोई चीज़ हो जाती थी या उसको वो संभाल नहीं पाते थे या गलत हो जाता या जनता बोलती थी कि उनको इस्तीफा देना चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन बैठे नीतीश कुमार, जब रेल मंत्री से रेल हादसा हुआ था, उन्होंने भी इस्तीफा दिया था। वो सामाजिक न्याय के नेता कहलाते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, और सामाजिक न्याय की सबसे अहम बात यहाँ पे थी। और दूसरी बात, अब आप जो है उसी पार्टी में बैठे हुए हैं, है ना? अब आपका वो इस समाज कहाँ गया जिसकी आप बात करते थे? अब आपकी वो नीति कहाँ गई जिसकी आप बात करते थे? और अमित शाह जी ने जो बयान दिया, तो क्या उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए? आप इतनी छोटी सी बात के लिए क्या सोनिया जी से इस्तीफा मांगने लग जाते थे? आपके नेता सोनिया जी माफ़ी मांगे, राहुल जी माफ़ी मांगे, स्मृति ईरानी बार बार संसद में बोलती थी इस बात को। 52 देशों के सामने
देश को झुकना पड़ा था जब भारतीय जनता पार्टी की एक प्रवक्ता ने एक समुदाय के खिलाफ बोला था। लिखत में माफी मांगी थी भारत ने, लिखत में। आपकी एक नेता के कारण लिखत में भारत माफी मांग रहा है, तो आप मांगिए ना माफी। क्या देश के प्रधानमंत्री इस अपमान के लिए माफी मांगेंगे? नरेंद्र मोदी जी क्या माफी मांगेंगे उन 700 किसानों की शहादत के लिए? क्या माफी मांगेंगे उन बेटियों के लिए जिनको नंगा घुमाया गया मणिपुर में? क्या माफी मांगेंगे देश के प्रधानमंत्री की उनके गृह मंत्री जो हैं वो इस बात को कर रहे हैं कि उन अपमान कर रहे हैं अम्बेडकर जी का? क्या मांगेंगे देश के प्रधानमंत्री माफी? स्मृति ईरानी बड़ी जोर जोर से चिल्ला के बोलती थी, माफी मांगे सोनिया जी, माफी मांगे सोनिया जी। अब माफी मांगेंगे? अपमान कर रहे हैं अम्बेडकर जी का। माफी सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस पूरे बयान पर एक तरीके से चुप्पी है, कोई उस पर ना किसी भी तरह की टिप्पणी, किसी घर तोड़े जा रहे हैं देश में। अगर बड़े स्तर पर इस बात को, इस अपमान की लड़ाई को लड़ रही है तो वो कांग्रेस लड़ रही है, राहुल जी लड़ रहे हैं, खड़गे जी लड़ रहे हैं, सोनिया जी और प्रियंका जी और हम जैसे कार्यकर्ता लड़ रहे हैं। और हमें डराने के लिए भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो प्रदेश कार्यालयों में जाकर के तोड़फोड़ कर रहे हैं। महाराष्ट्र में तोड़फोड़ किया, उत्तर प्रदेश में किया, ये अभी पहले बिहार में किया, असम में तोड़फोड़ किया। पहले की जो राजनीति हो, जब कांग्रेस की सरकार थी या अन्य विपक्षी पार्टियों की सरकार थी, एक नेताओं के प्रति आपसी एक प्रेम भाव रहता था कि हाँ आप आइए हमारे घर बैठिए उठिए। भारतीय जनता पार्टी के जो दौर है, जो इनकी सरकार है, इसमें आप देखिए सीबीआई ईडी का जो पूरा इन्होंने जनता के प्रति कैप्चर किया हुआ है या संवैधानिक संस्थाओं को खत्म करने की पूरी रणनीति है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? गलत तरीके से सरकारी संस्थाओं को इस्तेमाल कर रही है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, राजनीति जो होती है, राजनीति बिना नीति के अगर आप राज कर रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। आज भारतीय जनता पार्टी बिना नीति के चल रही है, बिना नीति के राज कर रही है। तो दौर वो भी था जब पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, फिर कांग्रेस की आई। सत्ता परिवर्तन होता रहता है। जैसे कैलेंडर कहता है ना कि मुझे बदल दो, वैसे ही सत्ता परिवर्तन होता है। तो जनता जो सत्ता भी बदलेगी, ऐसा नहीं है नहीं बदलेगी, लेकिन आप अपने ज़मीर को जिंदा रख के राजनीति करोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि अगर कल को आप सत्ता में ना रहो, दौर आपका भी ये आने वाला है, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। तो आपका जब दौर ये वाला चलेगा जो आज कांग्रेस का दौर है, या आपका जो दौर चल रहा है वो कांग्रेस का भी आएगा। तो कम से कम आप इस तरीके की चीज़ों को, कि आप नज़र मिला सके सदन में, आप नज़र मिला सके मीडिया से, आप नज़र मिला सके। आज तक भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देश के प्रधानमंत्री नहीं कर पाए, क्योंकि उनको पता है निष्पक्ष पत्रकार जाएंगे, पत्रकार आपसे सवाल करेंगे, आपसे जनता के लिए। अब ऐसे पत्रकार नहीं बैठेंगे ना कि आप आम काट कर खाते हैं, चूस करके खाते हैं, है ना। मतलब शर्म नहीं आती लोगों को कि आप प्रधानमंत्री का इंटरव्यू कर रहे हो तो देश के मुद्दों पर आप इंटरव्यू कीजिए। प्रधानमंत्री जी आप थकते क्यों नहीं है? ऐसे ऐसे सवाल आजकल लोग थकने को कौन से खेत में फावड़ा बजा रहे हैं? कौन से खेत में फावड़ा बजा रहे हैं जो थक जाएंगे? थकने के लिए तो उनसे पूछिए ना जो लॉकडाउन में पैदल मजदूर गए थे। बताइए, पूरा प्रोटोकॉल, पूरा भोकाल। मैं मानती हूँ प्रधानमंत्री जी का पद बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़े काम होते हैं, लेकिन काम क्या है? वही ड्रेस बदलना, मीडिया में फुटास की छपास की बीमारी लग जाना, यही काम नहीं है ना। आप कितने डेलीगेट से मिले किसानों के? आपको मिलना चाहिए। हम लोग अपील कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी से मिलने की। किसान संगठन हम चलाते हैं, संयुक्त किसान मजदूर संगठन, और जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं मोर्चे में हमारा संगठन है, तो हमारा पूरा डेलीगेट मिलना चाहता है किसानों के मामले पे। हम एज ए कांग्रेस ही नहीं मिलना चाहते उनसे, हमारी पूरी टीम है किसानों की, संगठन है, 40-50 संगठन है हमारे साथ में, तमाम लीडर उनसे मिलना चाहते। क्यों नहीं मिल रहे हैं आप? क्या जो किसानों की जो शहादत हुई उसको लेकर प्रधानमंत्री के अंदर 1% भी आपको कोई दुख नजर आता है, या किसी भी तरीके का उन्होंने आज तक कहीं दुख व्यक्त किया हो? आपको याद तो काले होगा, कानून लेकर आए वो, आपको याद नहीं है संदीप जी। मैं आपको याद दिला देती हूँ। जब किसानों की शहादत हुई थी तो राहुल गांधी जी ने 2 मिनट का मौन सदन में, शायद आपको याद आ गया होगा, खड़े होकर के मौन किया था। भारतीय जनता पार्टी ने इतना ओछापना किया था उनके सांसदों ने कि तालियां बजानी चालू कर दी थी, बदतमीजियां करनी शुरू कर दी थी। तो आप लगा लीजिए, और उसी सदन में प्रधानमंत्री जी भी बैठे थे, तो और अध्यक्ष भी बैठे हुए थे, सदन के अध्यक्ष महोदय, उनके सामने ये सब चीजें हुई हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किसानों का कितना सम्मान करते हैं। अब उत्तर प्रदेश से आते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा मैं देखता हूँ बुलडोजर तंत्र, जो योगी आदित्यनाथ के बारे में अभी तक आपने एक शब्द नहीं किया, मैंने पूछा नहीं उस तरीके के शब्द। क्या योगी आदित्यनाथ की राजनीति पूरे उत्तर प्रदेश, क्या वो काबिल हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के, या बुलडोजर तंत्र जो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हावी है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, मैं संविधान को मानती हूँ, मेरे बुजुर्गों ने संविधान को अपनाया है, उसको स्थापित कराया है, उसको बनवाया है, उसको बनाया है, ठीक है। और मैं उसी के तहत आपसे बताऊं, देखिए बुलडोजर को जो है बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने नकारा है।
तो मैं भी नकारती हूँ। अगर कोई इस तरीके की चीज़ है तो आप कानून का सहारा लीजिए और चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए, आप मुकदमा करिए, जेल भेजिए, कुछ भी कीजिए। लेकिन जब बात बेटियों की आती है तो योगी जी कहाँ चले जाते हैं। मैं तो योगी जी से इतनी उम्मीदें करती थी कि योगी जी एक संत है, क्योंकि सनातन धर्म में संत जो साधक साधना को साध ले उसको संत कहा जाता है, जो सार्थक है उसको संत कहा जाता है, जो शालीन है उसको संत कहा जाता है। तो वो सनातन धर्म से है, एक संत है। तो मैंने कहा बेटियों की बात को सुनेंगे, किसानों की बात को सुनेंगे, वो नौजवानों के लिए नौकरियां निकालेंगे, लेकिन सब विपरीत हो रहा है। मैं एज ए साधु संत मैं उनका बड़ा सम्मान करती हूँ, लेकिन अगर मैं बात करूँ एज ए सीएम उनकी, तो वो विफल हैं। आप भी देख रहे हैं, आपके बुलडोजर खड़ा करने से या बुलडोजर की चीज़ों को दिखाने से उत्तर प्रदेश में नौकरियां नहीं आ जाएंगी। यूपीएससी के बच्चे नौकरी मांग रहे हैं, एक भी शिक्षक भर्ती नहीं निकाली गई उत्तर प्रदेश के अंदर। आप रिकॉर्ड निकालिए। और वो बेटियां जो थीं जिनके बलात्कार हुए, हाथरस की वो बेटी रात को 2 बजे जिसको जला दिया गया, जब भी योगी जी थे मुख्यमंत्री, मैं एज ए मुख्यमंत्री उनको उनके काम आपको बता रही हूँ, लेकिन वो साधु हैं, संत हैं, तो मैं उनका सम्मान करती हाथरस के अंदर जब मैं था, उन आरोपियों के पक्ष में पंचायतें हो रही थी। पंचायतें हो रही हैं, उनको मालाएं पहनाई जा रही हैं। बिल्किस बानो के आरोपियों को प्रधानमंत्री जी का गृह राज्य है, उनको छोड़ा जा रहा है, उनको मालाएं पहनाई जा रही हैं। तो कहाँ रह गया लोकतंत्र, कहाँ रह गया बेटी को सम्मान, कहाँ? पीछे के गेट से कानून बदल करके बिल्किस बानो के आरोपियों को छोड़ा गया और हाथरस मनीषा वाल्मीकि ऐसे आरोपियों को छोड़ा गया। कहाँ रह गया लोकतंत्र, कहाँ रह गया संविधान? एक तरफ आप कहते हैं कि संविधान खतरे में है, हम कहते हैं संविधान खतरे में, तो हम इसलिए कहते हैं, हमारे पास सवाल है, हमारे पास जवाब भी है। आप कहते हैं कि संविधान को चक्कू थोड़ी घोपा जाता संविधान की किताब में, यही तो चक्कू घोपना होता है। अब ऐसे थोड़ी ना संविधान की किताब हाथ में तो उसमें चक्कू घोप दो, ऐसे नहीं है ना। अब लगातार राजनीतिक बात हो गई। अब मैं फिर से एक बार, जो बीच में कंट्रोवर्सी में पूनम पंडित जी आती रहती हैं, एक बार कांग्रेस में ही आपके कई लोगों ने टिप्पणी की, आपकी एक फोटो वायरल हुई थी बागेश्वर धाम जी के साथ। उसके बाद काफ़ी कमेंट आए लोगों के, और उसके बाद कि नहीं ये तो सनातन धर्म के इतना करते हैं और एंटी बोलते हैं मुस्लिमों के। उसके बाद आप वहाँ पर बैठी हुई दिखाई देती हैं, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए वो फोटो मेरी बहुत पहली है, और सनातन देखिए मेरा धर्म है। जो चीज़ें हमने अब अपनाई हैं 70 साल से, 80 साल से, तो हम उसको भी अपनाते हैं, क्योंकि हमारे देश में व्यवस्थाएं उससे चलती हैं। लेकिन सनातन जिसका ना आदि है ना अंत है, वो सदियों से चला आ रहा है, जिसमें हम हैं, हम उसको मानते रहेंगे जब तक जिंदा हैं, उसका प्रचार प्रसार करते रहेंगे। अगर मैं बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी की मैं बात करूं, अगर मैं देखिए एक वक्ता के रूप में, अगर उनको कथावाचक के रूप में मैं बात करूं, तो एक अच्छे वक्ता हैं, अच्छे कथावाचक हैं, और बहुत सी सिद्धियां जो हैं उनको ईश्वर की कृपा से मिली हुई हैं। अच्छी बात है, मिलनी चाहिए। लेकिन अगर मैं उनको एज ए प्रवक्ता भाजपा बात करूं, तो फिर मैं भाजपा के प्रवक्ता के रूप में ही देखूंगी ना उनको। अगर संत के रूप में देखूंगी, सनातन का झंडा डंडा उठाए हुए, तो मैं उनका बड़ा सम्मान करती हूँ, और मेरे यहाँ साधु संतों का सम्मान ही किया जाता है। तो वो फोटो मेरा तब का है। और बागेश्वर धाम, बालाजी ईश्वर में, परमात्मा में भाई मेरी आस्था है। चाहे वो देश का कोई भी धाम हो, मैं सभी धाम पे जाती हूँ, चाहे वो बालाजी धाम, पंडोखर धाम हो, या बागेश्वर धाम हो, मेहंदीपुर बालाजी, सालासर, मैं सब जगह जाती हूँ। मैं शंकराचार्य जी के चरण स्पर्श करती हूँ, मैं शंकराचार्य जी को मानती हूँ, उनके चरण छूती हूँ। तो जितने भी और मैं आपको बता दूं, यति नरसिम्हानंद जी हैं, वो हमेशा कुछ ना कुछ टिप्पणी करते रहते हैं हिंदू मुस्लिम पे, और उनके मंदिर में भी मैं गई हुई हूँ, मैं उनके मंदिर में भी जाती हूँ। देखिए वो मेरी आस्था है, वो मेरा धर्म है। आस्था और राजनीति दोनों अलग हैं। कांग्रेस के क्या तमाम जितनी भी पार्टी, उन कार्यकर्ताओं को भी समझना लेकिन चाहिए। आज नहीं कोई समझ रहा है। अब देखिए मैं बात करूं, देखिए एक जहां राजनीति होती है वहां साधना हो ही नहीं सकती है। और जब कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ में सत्ता का समर्थन करता हो, सत्ता का सपोर्ट करता हो, तो वो अपने स्वार्थ में कर रहा है, उसका धर्म वाले मामले से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो धर्म के बारे में कुछ जानते नहीं है, बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन वो बस इतना फर्क हो गया है कि अघोषित राष्ट्रीय प्रवक्ता मैं उनको कहूँगी भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन धर्म के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं तो आप उसको लड़िए, लेकिन किसी के लिए आप ये नहीं कह सकते कि आप भाजपा को वोट दीजिए या कांग्रेस को वोट दीजिए। आप एक धर्म के वक्ता हैं, धर्म के लिए आप जहाँ तक लड़ाई लड़ेंगे, हमारा पूरा समर्थन है उनके लिए और हमेशा रहेगा। लेकिन जब वो बात करेंगे उस मंच पे कि ये मंच भाजपा का लगा हुआ, आप उस मंच पे कथा करने जा रहे हैं और जबकि चुनाव है आप वहाँ पे उल्टा सीधा बयान देके जा रहे हैं, तो मैं उनके उन बयानों का समर्थन नहीं करती हूँ। धर्म की आवाज़ वो उठा रहे हैं, मैं उनके धर्म के लिए, हर चीज़ के लिए मैं उनका समर्थन करती हूँ।
राहुल गांधी अभी तक राम मंदिर नहीं गए, प्रियंका गांधी अभी तक राम मंदिर नहीं गई, शायद आप भी अभी तक नहीं, मैं तो गई हूँ। राम मंदिर नहीं, मैं तो गई आप हूँ। गई होंगी, हाँ, लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अभी तक देखिए राम मंदिर नहीं गए। देखिए वो इसमें मेरा एक सवाल बस छोटा सा है, जी। क्या बीजेपी ने जो धार्मिक को राजनीतिकरण में बदल दिया है, जो राम मंदिर को भी एक तरीके से राजनीति में बदल दिया है, क्या उस वजह से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जाने में असहज हो रहे हैं, या फिर क्या इसका पूरा मामला क्या है? अगर आपको क्या लगता है क्यों नहीं देखिए, जा मैं रहे? ज़्यादा बेहतर नहीं बता पाऊँगी, जितना समझती हूँ सिर्फ़ उतना बता पाऊँगी। राम मंदिर का इन्विटेशन आया था, लेकिन वो पूरा का पूरा जो प्रोग्राम था, सभी भारतीय जनता पार्टी ने उसको कैप्चर किया हुआ था। पूरा का पूरा प्रधानमंत्री जी उसको कैप्चर कर रहे थे। और जबकि आपको याद होगा कि जो राम मंदिर पे आज लड़ाई सुप्रीम कोर्ट की वजह से हम जीते हैं, हम भाजपा की वजह से नहीं जीते हैं, सुप्रीम कोर्ट की वजह से जीते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है, हो गया। और उस राम मंदिर के दरवाजे जब पहली बार खोले थे, तो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने खोले थे। हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए। तो राम मंदिर जो है कॉपीराइट नहीं आपका हो गया है। और जाने की मैं बात करूँ तो हमारा जो डेलीगेट है वो गया था राम मंदिर दर्शन करने के लिए। हम लोग भी गए हैं, हम लोग भी जाते हैं। और राम मंदिर से पहले भी बड़े-बड़े पुराने मंदिर हैं, कोणार्क में जाइए, हर जगह राहुल जी, प्रियंका जी जा रहे हैं। दूसरी बात, राम मंदिर पे जब उनका मन होगा वो चले जाएँगे। आपके बुलाने से आपका नौकर नहीं है कोई कि आपके बुलाने से कोई आ जाएगा। तो आपका बीजेपी नौकर तय नहीं नहीं करेगी कि कब जाना है, कब हाँ, नहीं कब जाना है। जाना है वो तय नहीं करेंगे। आपका कोई नौकर नहीं बैठा कि आप बुलाएँगे तभी आएँगे, या हम आपके बंधुआ नहीं है कि आपके बुलाने से आएँगे। हम किसी को पता भी नहीं है और हम चले भी गए हैं राम मंदिर, किसी को नहीं पता है, क्योंकि हम लोग ज़्यादा ये सब करके नहीं जाते। वहाँ पे अभी क्या बहुत ज़्यादा भीड़ थी जब हम लोग गए थे, बहुत ज़्यादा, कोई वीडियो फ़ोटो भी नहीं कर पा रहे थे हम लोग ज़्यादा, और कुछ फ़ोटो ही हम वहाँ पे ले पाए हैं। तो हम आपके बुलाने से नहीं जाएँगे। एक मेरा सवाल बार-बार ये उभर के आता है, मैं खुद भी ये महसूस करता हूँ, जब गाँव में आप देखें लोगों के छोटे-छोटे थान बाबा होते थे, अभी भी छोटे-छोटे है, मंदिर हैं अभी भी, हैं। मतलब वो क्या उनकी आस्था इन बड़े जो बीजेपी ने जो पूरी राजनीति की है राम मंदिर को लेकर, या क्या उनकी जो छोटे-छोटे स्थलों की आस्था कम हो गई है लोगों के प्रति, या पूरे नेशनल मीडिया ने इस तरीके का बना दिया है कि उन मंदिरों में लोगों को कम आस्था रह गई है, सिर्फ राम मंदिर के प्रति लोगों का प्रेम ज़्यादा बढ़ गया है? क्या राजनीति का शिकार हो गए हैं वो छोटे-छोटे स्थल हमारे गाँव के? देखिए बिल्कुल वो राजनीति का शिकार तो हुए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे आज भी थान रखे हुए हैं, थान कहते हैं उनको, देवता। और हर घर में मिलेंगे आपको, या तो किसी के घर में मिलेंगे या किसी के खेत पे मिलेंगे, सबके यहाँ पे हैं। और मैं आपको अपने पूरे गाँव की बात करूँ, मुश्किल से 5 लोग भी मेरे गाँव वाले बेचारे वहाँ नहीं पहुँच पाए, क्योंकि साधन नहीं है, व्यवस्थाएँ नहीं है। तो राम कण-कण में राम है। अगर राम को मानना है तो राम को अपनाना होगा, बस कुछ ज़्यादा नहीं करना होगा। सिर्फ़ हर स्त्री को माँ और बहन मानना होगा। अपनी स्त्री में ही आपको आस्था रखनी होगी। सिर्फ़ राम को अगर अपनाना होगा तो सारा त्याग करना होगा, राजपाट छोड़ना होगा, जो भाजपा नहीं छोड़ सकती है। राम को अगर आप अपनाओगे तो त्याग करना सीखो। राम ने त्याग किया था पूरे राजपाट का। राम ने पूरी जनता को साथ लेकर के चली थी, चाहे वो भिलनी हो, भिलनी जो थी, उनके बेर खाए, सदियों तक सबरी। इंतज़ार किया। सबरी, भिलनी बोल देते हैं गाँव में, सबरी थी, लेकिन भिलनी बोलते हैं हमारे यहाँ पे। तो सबरी का जो इंतज़ार था, उसके गुरु ने कहा था कि राम आएँगे। वो कहती थी कि नहीं, मेरा अपमान करते हैं लोग, मैं यहाँ नहीं रहूँगी। तो गुरु ने कहा था नहीं, वो तेरे घर आएँगे ज़रूर, तू यहीं रह। अपमान सहने के बाद भी राम वहाँ पहुँचे अपने समय पर। तो पूरे गाँव को पता लग गया, तो उसने कहा था कि आज राम मेरे घर आए हैं, तो राम से पहले मेरे लिए आज भी गुरु है, क्योंकि मेरे गुरु कह करके गए थे, गुरु की वजह से राम आए। बीजेपी के राम और आम जनता और गरीबों के राम में अपने काफी अपने राम हो गए, अपने अपने राम हो गए। मुझे याद आ रहा है डॉक्टर कुमार विश्वास का, मैं उनको बड़ा सुनती हूँ, बड़ा मानती हूँ, और जो वो सिखा रहे हैं लोगों को, वो बेहद सराहनीय है। अपने अपने राम, क्योंकि उन्होंने राजनीति वाले राम को हटा दिया है, उन्होंने राम को सिर्फ लेकर के वो चल रहे हैं। कुमार विश्वास की बात हो रही है, तो अभी जो इनका एक बयान वायरल हुआ, उन्होंने सोनाक्षी सिन्हा को लेकर जो टिप्पणी की कि आपके घर की रामायण को कोई ना लेकर चले जाए, तो उस पर आपका क्या कहना है? उनको भी एक बयान, मतलब काफी कंट्रोवर्शियल रहा, वो सीधी टिप्पणी सोनाक्षी सिन्हा के ऊपर थी। देखिए, अगर कोई व्यक्ति समाज में अच्छी चीजें बयां कर रहा है, समाज में अच्छी चीजें पैदा कर रहा है, समाज को एक दिशा दे रहा है, मैंने अभी आपको अपने अपने राम का जिक्र किया, अगर वो कभी एक बात गलत बोल देता है ना, तो इंसान उस गलत पे नजर रखता है कि नहीं? अब वही बात मैं कहूँ, देखिए अपना अपना सबका राइट है कि कौन कहाँ शादी कर रहा है, लेकिन जब आप राजनीतिक मंच पे बैठ कर के राजनीति करते हैं कि हिंदू धर्म और सनातन धर्म, तो फिर आपके अपने घर की रामायण कोई और ले जा रहा है, आप उस तक को नहीं संभाल पा रहे हैं। हालांकि मैं ये कहूँगी, मेरा ये मानना है कि अपनी मर्जी से शादी की सबको अधिकार है, लेकिन आप फिर दूसरों को जो सीख दे रहे हैं गलत, वो आप गलत दे रहे हैं। आपकी वाकई आपकी रामायण को कोई और लेके चला गया, जब आप कहाँ थे? बिल्कुल।
पूरी चर्चा आप लोगों ने देखी, बातचीत की। बुलंदशहर से आती हैं पूनम जी, मैं हाथरस का रहने वाला हूँ खुद, और जो बातचीत हम लोगों के बीच हुई, आप लोग इसे पूरी ज़रूर देखिएगा। और इस वार्ता के अंदर जितने भी हम लोगों ने बात की है उसको लेकर, चाहे हाथरस का मामला हो, ब्रजभूषण का मामला हो, और किसानों का मामला हो, और जितनी निजी जीवन से लेकर पूनम जी की जो बात है, जब मैं यूट्यूब पर, या तमाम साथी जो मेरे यूट्यूब पर पूनम जी को सुनते थे, उनकी काफ़ी जब मेरे पास कमेंट आ रहे थे, और सीधा उनका ये कहना था कि क्या पूरी वार्ता उनके जीवन के बारे में, एक छोटा सा बयान उनका कहीं शॉर्ट वायरल हो गया, छोटी सी किस्सा वायरल हो गया कि पूनम जी ने प्रधानमंत्री जी को ये कह दिया। लेकिन आप ये जब पूरी वार्ता सुनेंगे तो आपको जो असली पूनम पंडित है, क्या उनका निजी जीवन है, वो आपको सुनने मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद पूनम जी। आप थैंक देखते यू। रहिए द एक्टिविस्ट संदीप शो।